बिकमिंग मेडिको के इस चैनल पे मैं हूं केशव कुमार। आज हम करने वाले हैं 9.9 शरीर अवयवों की गति अवस्था उपापचय की संकल्पना। आज हम मेटाबॉलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसे देखने वाले हैं। मेटाबॉलिज्म होती क्या है? मेटाबॉलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, वो हमने द लिविंग वर्ल्ड में देखा था कि मेटाबॉलिज्म होती क्या है। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? शरीर में जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही होती है, अगर हम उसको एक साथ मिला दें तो उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में कई सारी, हमारे शरीर में देखो कई सारी अभिक्रियाएं होती हैं, एक अभिक्रियाएं तो होती नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म में असंख्य अभिक्रियाएं एक साथ शरीर में भाग लेती है, उन सभी को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब देखो, मेटाबॉलिज्म में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। या तो शरीर में कुछ बन रहा होगा तो हम उसे एनाबॉलिज्म कहेंगे। जैसे हम देखते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं लोग बॉडी बिल्डिंग में शरीर बनाने के लिए। या फिर कैटाबॉलिज्म होगा, उसमें कटेगा। ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जिसमें कटेगा, जैसे कि प्रोटीन को तोड़ तोड़ के एनर्जी बनाया जा सकता है, आपकी चर्बियों को तोड़ तोड़ के एनर्जी बनाया जा सकता है, ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के बनाया जा सकता है, तो इसे कैटाबॉलिज्म कहेंगे। वहीं जो हमारी मसल्स बनेगी तो हम उसे एनाबॉलिज्म कहेंगे कि हम अन्य अभिक्रियाओं में हमारा शरीर बन रहा है। तो कई सारे अभिक्रियाएं जो हैं जीवों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रियाओं में भी थोड़ी गलती हो गई तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। बड़ी बड़ी समस्याएं इससे उत्पन्न हो सकती है। तो जैव का गुण होता है मेटाबॉलिज्म, इसमें कोई अपवाद नहीं होते। हम यहाँ पे एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं और जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म में यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा क्या है। इससे पहले हम मैक्रो का हमने कॉन्सेप्ट देखा और मैक्रो का कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद हमने इसके लिए डिटेल लेक्चर लिया जो कि अभी पूरी तरीके से समाप्त हो चुका। और अभी हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। हम लोगों ने अब तक जो अध्ययन किया है उसके अनुसार जीव, चाहे वह साधारण जीवाणु कोशिका हो, प्रोटोजोआ, पौधे या प्राणी हो, ये सभी हजारों कार्बनिक यौगिक से मिलकर बने होते हैं। ये यौगिक जैव अणु एक निश्चित सांद्रता में मिलते हैं। इन्हें मोल प्रति लीटर। अध्ययनों से एक जो प्रमुख जानकारी प्राप्त हुई है, उनके अनुसार जैव अणुओं में हेर फेर होता है। बदलते रहते हैं जैव अणु। इससे तात्पर्य यह है कि यह लगातार दूसरे नए जैव अणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं और दूसरे जैव अणुओं से मिलकर बनते रहते हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है तो ये जो जैव अणु हैं एक दूसरे में बदलती रहती है, नई अभिक्रियाएं होती रहती है, तो स्थिर नहीं रहती। उसके बाद हमने कहाँ पे, और दूसरे जैव अणुओं से मिलकर बनते रहते हैं। जीवधारियों में यह निर्माण व विखंडन रासायनिक अभिक्रियाएं द्वारा लगातार होता रहता है। देखो, निर्माण व विखंडन, निर्माण को क्या कहेंगे? निर्माण अगर होगा मेटाबॉलिज्म में, निर्माण होगा तो हम उसे कहेंगे एनाबॉलिज्म। अगर विखंडन होगा किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में तो उसे कहेंगे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब कटना, जैसे आपका कट के चला जाता है ना। आप अभी भी सिंगल हो क्योंकि आपका कई बार कट चुका है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी कटता रहता है अलग अलग अभिक्रियाओं का। और हमारे शरीर में इतनी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म में इतनी सारी अभिक्रियाएं हैं, हम इसे समझ सकते हैं एक ऐसे ट्रैफिक रोड की तरह। जिस प्रकार ट्रैफिक रोड पे कितनी सारी गाड़ियां होती हैं, जैसे दिल्ली की ट्रैफिक रोड है, मुंबई की ट्रैफिक रोड है, वहाँ पर असंख्य गाड़ियाँ होती हैं जो एक दूसरे की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में असंख्य जैव अणु होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इधर से उधर जाते रहते हैं, पर इसका टक्कर नहीं होना चाहिए, है ना। दुर्घटना हो सकती है। इन गाड़ियों का टक्कर नहीं होना चाहिए, अपनी दिशा में गति करते हैं। सभी इन रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचय कहते हैं। अब देखो, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, यहाँ हम लिख देते हैं, आ जाओ।
मेटाबॉलिज्म की संकल्पना। तो मेटाबॉलिज्म में हमने क्या कहा था, मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आ गई थी, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। ये क्या कह रही है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म। ये देखो, ये कह रही है कि जब शरीर में निर्माण व विखंडन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा होता रहता है तो इन सभी को मिला के हम उपापचय कहते हैं। यही कह रही है ना, मतलब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला के हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अरे यार, स्किन पे जो है ना पसीना गिर जाता है बार बार, क्योंकि गर्मियाँ इतनी हैं। पंखे चलाएंगे तो थोड़ा मोड़ा आवाज़ होगा आपको। आगे बढ़ो। कुछ उपापचयी रूपांतरण के उदाहरण निम्न है। अमीनो अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद अमीनो अम्ल का अमीन में बदलना। अब देखो, न्यूक्लियोटाइड क्षार में अमीनो समूह का अलग होना, डाइसैकेराइड्स में ग्लाइकोसाइडिक बंध का जल अपघटन। देखो, कुछ अभिक्रियाएं के उदाहरण दिए हुए हैं। हम अमीनो अम्ल से क्या कहा है, अमीनो अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के देखते हैं। उदाहरण के तौर पे रफ वर्क होगा, ऐसे नोट मत करना। हम अमीनो अम्ल बनाते हैं एक, राजा, ठीक है, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, और ये हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे तो हमारा ये बन जाएगा, ये कह रही है। ठीक है। उसके बाद अमीनो अम्ल का अमीन में बदलना, प्राइमरी अमीन थी, प्राइमरी अमीन केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप। न्यूक्लियोटाइड क्षार में अमीनो समूह का अलग होना, अमीनो समूह न्यूक्लियोटाइड में होते हैं वो अलग हो जाए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे कई सारे जुड़ सकते हैं, अलग हो सकते हैं। डाइसैकेराइड्स में ग्लाइकोसाइड बंध, देखो क्या है, ये क्या कह रही है, कार्बन कार्बन में बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन में बॉन्ड है, इसको तोड़ना है, ऐसे तोड़ेंगे। इधर देखो मान सकती, इधर ग्लूकोज, इधर ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो, तो इधर हम देंगे OH, क्योंकि इधर होगा पॉजिटिव, इधर देंगे नेगेटिव, तो इधर देंगे +H +। तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ये हमारा अलग हो जाएगा, COH। तो दो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ये केवल उदाहरण है, केमिस्ट्री में आप बहुत पढ़ोगे इसी सारी अभिक्रियाएं, तो इसे कोई हाईलाइट करने की इसे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। इस प्रकार 10 से हजारों उदाहरण की सूची बनाई जा सकती है, क्योंकि शरीर में तो असंख्य अभिक्रियाएं होती रहती है। अधिकांशतः इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया अकेले नहीं होती, क्योंकि शरीर में यार अकेले कोई अभिक्रिया नहीं होती, इतनी सारी चीज़ें होती है शरीर में, एक साथ तो कई सारी चीज़ें हो रही होती है, बल्कि सदैव अन्य दूसरे अभिक्रियाओं से जुड़ी रहती है। और ये क्या होती है, जैसे कि हमने खाना खाया तो उससे ग्लूकोज निकलेंगे, उससे ये निकलेगा, उसको वो निकलेगा, अब उसका अब्जॉर्प्शन होगा, तो कई सारे फिर फैट हो सकते हैं। फैट मतलब फैट नहीं होता, मतलब उसके कई सारे रास्ते हो सकते हैं। ग्लूकोज की देख लो, अब्जॉर्प्शन के बाद ग्लूकोज के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। वो ग्लूकोज एनर्जी में आपका दे सकता है, कहीं मसल में जाकर ग्लाइकोजन बन के स्टोर होता है, कहीं जाकर लीवर में ग्लाइकोजन बन के स्टोर हो सकता है, कहीं पे वो फैट बना सकता है, कहीं पे वो कुछ बना सकता है, कहीं पे वो लीवर में जाएगा, उसके बाद उसका लीवर प्रोसेस करेगा, फिर उसको लीवर फिर कोलेस्ट्रॉल बना सकता है, उससे फैट बना के फिर उसको कोलेस्ट्रॉल बना सकता है। तो कई सारे ऐसे कांड जो है सिर्फ एक ग्लूकोज से हो सकता है। ऐसे कई सारे अभिक्रियाएं जो होती है लिंक होती है, जैसे रास्ते कैसे होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं चौराहे, उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं भी एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ थे, उपापचय का एक दूसरे में परिवर्तित आपस में जुड़ी अभिक्रियाओं की श्रृंखलाओं में होता है, जिन्हें उपापचय पथ कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथ कहते हैं। और इस रास्ते को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथ कहते हैं। जिस प्रकार शरीर के सड़क के रास्ते होते हैं, उसकी चौड़ाई होते हैं, कई सारे सड़क वहाँ जुड़ते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कई सारे सड़क हैं।
यह उपापचयी पथ शहर की कार मोटर यातायात व्यवस्था जैसी होती है। एनसीईआरटी ने भी यही उदाहरण दिया है। यह पथ या तो रेखीय या वृत्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं? रेखीय या वृत्ताकार, ठीक है। ये पथ एक दूसरे से आड़े तिरछे यातायात में संगम जैसे दिखाई पड़ते हैं। उपापचय यातायात के कार मोटर सदृश एक निश्चित वेग या दिशा में उपापचय पथ से होकर गमन करते हैं। यह उपापचय वहाव शरीर में घटकों की गति अवस्था कहलाता है। यह उपापचय बहाव शरीर में घटकों की गति अवस्था कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपस में जुड़ा हुआ यह उपापचय यातायात अत्यंत निर्बाध गति से बिना दुर्घटना के स्वस्थ अवस्था बनाए रखने के लिए होता है। मतलब इतनी सारी कॉम्प्लेक्स रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, इतनी सारी जटिल रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, लाखों अणु होते हैं, लाखों रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं और वो आपस में अच्छी तरीके से चल रही होती है। अगर कुछ समस्या आ जाए तो बीमारी आ जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार कितनी सारी गाड़ियाँ होती है दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में, कितनी बड़ी ट्रैफिक होती है और अगर आपस में टकरा जाए दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, पर समानांतर नहीं टकराती पर टकरा जाती है। बीमारियाँ तो सगड़ होती है, सड़कों पे भी हो जाती है, साइड में भी हो जाती है। आगे आओ। इन उपापचय अभिक्रियाओं की दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक रासायनिक क्रिया उत्प्रेरित अभिक्रियाएं होती है, कैटालाइज रिएक्शन होती है। अब शरीर में ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती जिसमें कैटालिस्ट नहीं लगता। सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में कैटालिस्ट लगता है। कैटालिस्ट क्या करता है? स्पीड कर देता है रासायनिक अभिक्रियाओं को। जिस प्रकार अगर आप हो, ठीक है, और ये आप हो सैड, क्योंकि आपके पास कोई बंदी नहीं है और आपने बहुत बार अप्रोच किया, बहुत बार चाहा कि आपके जीवन में एक सुंदर सी कन्या हो। आपने बहुत बार चाहा कि आपके जीवन में एक सुंदर सी कन्या हो, पर ये संभव नहीं हो पाया। फिर रिश्ते में आए, फिर बीच में आए, क्यों ना आए? फिर बीच में आपको मिलाने आए। कौन मिलाने आए भाई साहब? फिर आए एक दूर के फूफा जी, दूर के फूफा जी और आपकी और इनकी शादी करवा दी। आपकी और इनकी शादी करवा दी। बेचारे खुद की शादी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पर आप दोनों की शादी हो गई। मतलब जीवन में कन्या आ चुकी है। अगर आप खुद अपने बदौलत करते हैं तो शायद आप जीवन में कभी कन्या नहीं पा सकते। आप खुद ही देखो, दुनिया में इतने सारे व्यक्ति हैं, अगर इनके पास दायित्व हो कि खुद ही जीवन में एक जीवन साथी ढूंढना हो तो अधिकतर लोग सिंगल ही मर जाएं। पर इनका ही सौभाग्य, कैसी भी हो, झगड़ालू हो, अच्छी हो, इनका ही सौभाग्य है कि कई सारे घर में ऐसे कई सारे घरों को ही बसा के रखे। इनको क्या कहते हैं ठेठ में? नाम भूल रहा हूँ मैं, इसको कुछ तो कहते हैं यार, हटाओ। तो उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। खुद तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते, खुद तो ब्याह नहीं करते, पर ब्याह करा के निकल जाते हैं। फिर ये जाएंगे किसी और का ब्याह कराएंगे। इनको बड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। ये खुद रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते, बस इनको पसंद है कि कोई कर ले, सिंगल की बैठा कर ले। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। उसमें एक कैटालिस्ट इसी प्रकार कार्य करता है। खुद तो ब्याह नहीं करता, दूसरों को ब्याह करवा देता है। जल्दी जल्दी फटाफट हो जाती है। जीवन भर चाहा था पर हो नहीं पा रहा था। ये तुरंत गए, तुरंत देखा भाई साहब लड़की है, लड़का ऐसा है, हो गया। ठीक है। उसी प्रकार हम देखें कि चट्टान है, कोई हमारी चट्टान, ठीक है, पत्थर है। अब पत्थर को अगर हम पृथ्वी पर छोड़ दें तो खुद ही खुद लाखों वर्षों में अपने आप टूट जाती है, मर जाती है पत्थर ना। पत्थर मरती है, उसके बाद वो टूटती है, पानी से टूट जाती है, फिर ऐसे टूट जाती है, उसके धूप पड़ते हैं, पानी पड़ता है, जिसके बाद दरारें आ जाती है उसमें। तो ऐसे हज़ारों वर्ष, लाखों वर्ष में पत्थर ये चूर चूर हो जाएगा, बालू बन जाएगा। आप कई सारे बालू देखे होंगे ना, वो पत्थर के टुकड़े ही हैं, बालू पानी से टूट गए। पर हम इस पत्थर को एक चुटकियों में तोड़ सकते हैं। किससे? एक हथौड़े से। अगर हम इसको एक हथौड़ा मार दें
इस पत्थर को, तो पत्थर टुकड़ों में टूट जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा, वो भी एक पल में। तो एक पत्थर मगर टूट गया, पर ये नहीं टूटा। हथौड़ा हमारा जो है, हथौड़ा नहीं टूटा। तो हथौड़ा क्या है? हथौड़ा है कैटलिस्ट, जो खुद रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले रहा, खुद नहीं टूट रहा, और खुद इसको कुछ होता भी नहीं। पत्थर कैटलिस्ट को रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ नहीं होता, वो हमेशा बचा ही रहता है। हथौड़ा बचा ही रहेगा, पर बाकी सारी कांड हो जाएंगे, हथौड़ा बचा रहेगा, पर चीज़ें फटाफट हो जाती है। इसी को कहते हैं कैटलिस्ट। जैसे आपका खाना जो है, खाना अगर आप ऐसे ही छोड़ दो, बाहर ऐसे छोड़ दो, तो कुछ दिनों में खट्टा होता है, फिर उसमें फंगस लगते हैं, फिर धीरे धीरे अपने आप सड़ने लग जाता है, और सड़ के मिट्टी बन जाता है, पच जाता है। पर आपके शरीर में वो कुछ ही घंटों में पच जाता है। किसके कारण? एंजाइम के कारण। एंजाइम ही है वो, हमारे जो कैटलिस्ट है, एंजाइम है, कैटलिस्ट एंजाइम है, इसके कारण ही बच पाता है। जिसमें शरीर में एंजाइम कमी हो जाती है, उसको पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, कैटलिस्ट को एंजाइम कहते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होती है? एंजाइम लिख देता हूँ, कैटलिस्ट ऑर्गेनिक कैटलिस्ट को एंजाइम कहते हैं। मतलब जो कैटलिस्ट जैवों में पाया जाता है उसे एंजाइम कहते हैं। बस एंजाइम यानी पाचक रस। अब समझ में आ गई ना, पचाने वाली चीज़ें। आ जाओ। जीव तंत्र में कोई भी रासायनिक उपापचय रूपांतरण के बिना उत्प्रेरक के संपन्न नहीं होती। ऐसी कोई अभिक्रिया ही नहीं है जैव में जिसमें कैटलिस्ट नहीं यूज हो रही होती। इवन अगर आपको किसी जैव में कार्बन डाइऑक्साइड को आपको लेके जाना है ब्लड में, तो ब्लड में आप ऐसा ही नहीं डाल देते। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड में घुलनशील है, पर उसको स्पीड करने के लिए वहाँ पे भी एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, और ये फास्टेस्ट कैटलिस्ट होती है। समझ गए? कोई भी काम, इवन ये छोटा सा काम के लिए भी कैटलिस्ट है, वो भी फास्टेस्ट कैटलिस्ट, क्योंकि हमें एफिशिएंसी चाहिए, फटफट होनी चाहिए ना भाई साहब। आ जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में घुलना जो एक भौतिक प्रक्रिया है। देखो, अभी बोला था ना, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील है, भौतिक प्रक्रिया। लेकिन जैव तंत्र में यह भी उत्प्रेरण अभिक्रिया है। उत्प्रेरक जो किसी उपापचय रूपांतरण की गति को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? उत्प्रेरक गति को बढ़ाते हैं। जैसे हमने बताया था कि अगर आपको अभी बंदी चाहिए, अभी तक मिल पाई क्या? नहीं मिल पाई, पर आपका देखो आएगा। वो क्या है, फूफा जी आएंगे, 1 महीना लगेगा, आपका ब्याह भी हो जाएगा। उपापचय रूपांतरण की गति को बढ़ाते हैं क्या? उत्प्रेरक। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये भी प्रोटीन होते हैं, या प्रोटीन जिनमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है उन्हें एंजाइम कहते हैं। देखो, एंजाइम लिखा ना, ये प्रोटीन जिनमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है वो एंजाइम कहते हैं। मैंने यहाँ के लिखा है ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है जैव में जो पाया जाता है, जो प्रोटीन होती है। ऑर्गेनिक है ना हमारे प्रोटीन। बस अब देखो यहाँ पे क्या लिखी है, ये भी क्या होती है? प्रोटीन। सारी की सारी एंजाइम जो है प्रोटीन होती है, एक्सेप्शन राइबोजाइम। आपके आरएनए में नहीं, आपके आरएनए में, राइबोसोम में, आपके राइबोसोम में जो कैटलिस्ट होती है उससे राइबोजाइम कहते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करने के काम आती है। अब देखो मेटाबॉलिज्म का अगला 9.10 जीव की उपापचयी आधार, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग। अब ये बताएगी मेटाबॉलिज्म के और भी विस्तार के रूप में आगे बढ़ेगी। उसके बाद फिर से मेटाबॉलिज्म पे ही चलेगी। उसके बाद हम मेटाबॉलिज्म ख़त्म करके एंजाइम पे उतर पाएंगे। आ जाओ, आधार देख ले भाई साहब। उपापचयी पथ द्वारा साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थ, जैसे एसिटिक अम्ल से कोलेस्ट्रॉल का बनना, वह जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ, जैसे कंकाली पेशियों में ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का बनना। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है,
जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जब हम एक्सरसाइज खूब करते हैं ऑक्सीजन उतना पहुंच नहीं पाता है, तब ऑक्सीजन के बिना ये इसके लैक्टिक फर्मेंटेशन होता है, जिससे लैक्टिक एसिड जमता है और हमारे मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 से 10 मिनट का, फिर से एक्सरसाइज करते हैं। रुकते नहीं भाई साहब, रुकने नहीं, ब्रेक ले लो फिर से एक्सरसाइज करो है, ठीक है। लगातार मतलब घंटे भर से एक्सरसाइज करने से अच्छा है एफिशिएंसी में एक्सरसाइज करना। 15 मिनट करो, 15 मिनट ब्रेक करो, थक जाए फिर ब्रेक, थक जाओ फिर ब्रेक, मस्त है ना। समय के साथ ही बदलता रहता है, लंबा होता जाता है। अगर आप 15 मिनट थक रहे हो फिर से 20 मिनट हो जाएगा, फिर ये आधा घंटा हो जाएगा, बदलता रहता है, क्योंकि ये भी स्टोर करता है मायोग्लोबिन। क्या होती है, जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तब पता चलेगा। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी बढ़ जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हो। अब तो करनी चाहिए एक्सरसाइज, अगर आप नहीं करते तो क्षमता बढ़ती है शरीर की। पहली प्रकार की प्रक्रिया जो जैव संश्लेषण पथ या उपापचय पथ कहते हैं, पहली प्रकार की प्रक्रिया को जैव संश्लेषण पथ या उपापचय पथ कहते हैं, और दूसरी प्रकार में अपचय या विखंडन होता है, इसलिए इसे अपचयी पथ कहते हैं। अब देखो ये क्या कह रही है, पहली प्रकार की प्रक्रिया जहाँ पे हमने एक छोटे से एक कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाई हैं, मतलब एनाबोलिज्म हुआ है, एनाबोलिज्म हुआ है। उपचयी मतलब एनाबोलिज्म कहते हैं, और दूसरे में हम विखंडन होता है, इसलिए इसे हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। एक कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बना है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुआ है, कैटाबोलिज्म हुई है। तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म का हिंदी नाम है जो हमने वहाँ लिखा था, इससे बाकायदा यहाँ पे लिख लेते हैं। आ जाओ, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, ठीक है। उपापचय पथों में ऊर्जा खर्च होती है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा खर्च होती है, किसी भी अभिक्रिया में ऊर्जा खर्च होती है, क्या बात कर रहे हो। अमीनो अम्लों में प्रोटीन के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अमीनो अम्ल से प्रोटीन के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाँ, दूसरी तरफ अपचयी पथ द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। अपचय मतलब कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म मतलब अगर हम ग्लूकोज को तोड़ दें तो ऊर्जा बनेगी, है ना, ऊर्जा निकलेगी, जिससे क्या निकलेगी, एटीपी, और हम उससे कर पाएंगे काम। पर वही हमको अगर एनाबोलिज्म करना है, मांसपेशियाँ बढ़ानी है, तो भाई साहब बहुत एनर्जी लगती है, खाना पीना भी बहुत करना पड़ता है, जिम वम करना पड़ता है, डाइट वाइट करना पड़ता है, क्योंकि हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है, तब जाके बॉडी बनती है भाई साहब। ये जिसकी बॉडी है मैं उसके अनुभवों के आधार पर कह रहा हूँ, मेरी तो बॉडी बिल्कुल नहीं है। आ जाओ, उसके बाद हम काम थे, दूसरी तरफ अपचय से ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे कि हम उदाहरण तौर पे ग्लाइकोलाइसिस, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। रेस्पिरेशन भी लिख सकते हैं, एरोबिक एनारोबिक दोनों आ जाएगा, रेस्पिरेशन जिसमें ओ बाई बी और बाई बी श्वसन दोनों आ जाएंगे। एक बात बताओ, मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, श्वसन क्या होता है? आप ज़रा सोच के बताना, गूगल कर लेना, पहले सोच लो श्वसन क्या होता है, ठीक है। आ जाओ, काफ़ी बच्चों से मैं पूछता हूँ श्वसन क्या होता है, कहते हैं सांस लेना सांस छोड़ना, मन करता है 2 लात दूँ। जैसे कंकाली पेशियों में जब ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में टूटता है तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है, हार्डली कोई 2 एटीपी मिलती है हमें कोई खास ऊर्जा नहीं मिलती। ये उपापचयी पथ में जिसके द्वारा ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है 10 उपापचयी चरणों में पूर्ण होती है। इसे तो मैं प्लांट फिजियोलॉजी में काफ़ी डिटेल में समझेंगे। जीवों में विखंडन द्वारा निकलने वाली यह ऊर्जा रासायनिक बंध के रूप में संचित कर ली जाती है। मैं इसका स्टेप बताऊँ क्या, दिखता मुझे याद है नहीं है जी, लगभग 2 महीना होने वाला है, मैं बताता हूँ, देखता हूँ याद है या नहीं है। हमारा ग्लूकोज
फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 16 बाईफास्फेट, बाईफास्फेट से हमने तोड़ा G3P, G3P से G3P उसको तोड़ा G3P, G3P को हम ले गए G2P, ग्लिसरॉल्डाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरॉल्डाइड बाईफास्फेट, उसके बाद ग्लिसरॉल्डाइड बाईफास्फेट 3GPa 2GPa, उसके बाद 3GPa 2GPa से हमने क्या किया, उसके बाद हमने कहीं पे हमने कोई एक्सचेंज भी किया क्या, 3GP 2GPa से हम आपकी लैक्टिक एसिड होती थी या फिर लैक्टिक एसिड होती थी, लैक्टिक एसिड नहीं होती थी यार, आपकी होती थी लैक्टिक एसिड नहीं होती, लैक्टिक एसिड सिंगल स्टेप होती है। अरे यार ग्लाइकोलाइसिस की लास्ट प्रोडक्ट क्या होती है, 9 स्टेप होती है, फिर 10 स्टेप हो जाती है। चलो ATP कहाँ बनती है, 4 जगह ATP निकलती है, 4 कुल मिला के 4 तो याद है मुझे, चला जाऊँ भाई साहब, याद है, अभी भी याद है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं, क्या बात है। आपका टाइम पास हो गया ना, आपको लग रहा है ये आदमी कर क्या रहा है। जीवों में विखंडन द्वारा निकलने वाली यह ऊर्जा रासायनिक बंध रूप में संचित कर ली जाती है ATP के फॉर्म में। यह बंध ऊर्जा जब जहाँ आवश्यकता होती है वो उसे पहुँचाती है, जैसे जैव संश्लेषण में, परासरण में, यांत्रिक कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। ऊर्जा की मुद्रा या सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वरूप जीव तंत्र में एक रसायन के बंध ऊर्जा के रूप में मिलता है, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जिसे ATP कहते हैं। सामान्य सी बात है, एक तो आप पढ़ते आ रहे हैं नमी कक्षा से कि ATP क्या होती है, ऊर्जा करेंसी। क्या होती है, ऊर्जा करेंसी, एनर्जी करेंसी। ATP को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी, ऊर्जा वाला पैसा, ऊर्जा की क्या मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा, करेंसी। अब तो करेंसी मुझे लिखने नहीं आती, तो मैं गलसली लिख के निकल जाऊंगा, क्योंकि आपको भी इंग्लिश नहीं आती। ये बड़ी मस्त चीज़ है, ना तुम्हें आती ना मुझे आती है, मैं कुछ भी लिख कर चला जाऊंगा, कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दूंगा, तुम्हें क्या पता चलेगा। जीव अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, जीव अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, भोजन के कुछ प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कुछ दूसरे जीवों खाते हैं। इनमें किस तरह की योजना विकसित हुई है, कई प्रकार की, जैसे ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, आपकी कीमो ऑटोट्रॉफ, उसकी हो गई आपके पास ऑलोजोइक, कई सारी चीज़ें हैं। सेप्रोफैटिक, कई सारी तो सेप्रोफैटिक होती है। ये क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले भाई साहब, पौधे, और कुछ पौधों को खाने वाले, और कुछ जो पौधों खाते हैं उससे खा जाते हैं, कुछ सड़े गिलों पर चीज़ों पे रहते हैं। आप समझ में आ रही है ना बात, बराबर। ये चीज़ें तुम्हें समझ में आती है ना, जब टर्म्स होती है तो तुम फंस जाते हो। आ जाओ, इस ऊर्जा को कार्य में कैसे बदलते हैं। अरे भाई सब खाते हैं, उससे हम ATP लेते हैं, ATP से हम कई सारे कार्य कर सकते हैं। तुम इस चीज़ों के बारे में उच्च कक्षाओं में एक नई शाखा में अध्ययन करोगे, जिसे बायो एनर्जेटिक कहते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपके नीट में आ सकता है कि बायो एनर्जेटिक क्या होता है। बायो एनर्जेटिक्स जब हम देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस को जहाँ पर देखे जा रहे हैं, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं एनर्जी से लेके उसे बायो एनर्जेटिक कहते हैं। एक फील्ड है बायोलॉजी की, नई फील्ड है बायो एनर्जेटिक। इन सारे प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं, समान यहाँ तो प्रश्न दिए हुए हैं, पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न होते हैं भाई साहब। वैज्ञानिकों का कांड है, हमारा तो कोई कांड नहीं। अगली कक्षा तो ये 12वीं कक्षा नहीं है, ये तो आपकी ग्रेजुएशन वाली है। आगे बढ़ो भाई साहब, आगे हम आ चुके हैं, आधा घंटा हमारा हो चुका है और हम लिविंग स्टेट पे आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम लिविंग वर्ल्ड कर रहे हैं, लिविंग स्टेट, मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे लिविंग वर्ल्ड करने वाले हैं। और बाकायदा कुछ ऐसा ही है आपका लिविंग वर्ल्ड में। ये बातें हमने डिस्कस की थी शायद, यहाँ पे जो लिविंग स्टेट में दिया हुआ है, लिविंग वर्ल्ड में हमने डिस्कस की थी। अगर आप इसको फिर से डिस्कस कर लेते, जैसे कि हमारा एक हमारा पत्थर है, बेचारा पत्थर हर बार पिसता है ना। एक पत्थर है,
पत्थर पे अगर वर्षा होगी तो ये इस पे भी ये भीग जाएगा। ठंडी होगी तो ठंडा हो जाएगा, गर्म होगा तो गर्म हो जाएगा, बर्फ़ पड़ेगा तो ठंडा हो जाएगा, कोई धूप होगी तो गर्म हो जाएगा। कुछ भी वातावरण का सीधा प्रभाव इस पत्थर पे पड़ने वाला है। अब हम उदाहरण लेते हैं एक व्यक्ति का, ठीक है, एक व्यक्ति का। ठंडी होगी तो ठंडा नहीं होगा, गर्म ही रहेगा। इसका तापमान कम नहीं होगा जनाब, अगर तापमान कम हो गया मर जाएगा। ठंडी हो जाए तुम्हारा तापमान कम नहीं हो जाता, ठंड लगती है पर कम नहीं हो जाता, गर्मी होती है पसीने चलती है पर इसका मतलब कम नहीं हो जाता। पसीने से तुम अपना तापमान कम रखने का प्रयास करते हो, मतलब कुछ भी तुम ऊर्जा उपयोग करके किसी भी प्रकार पसीना चला के, अपने आप को ठंड लगा के, शिवरिंग करके, किसी भी प्रकार तुम अपने आप को बनाए रखते हो। वातावरण में चाहे कुछ भी हो रहा हो, तुम अपने आप को एक समान अवस्था में बनाने का प्रयास करते हो। करते हो नहीं करते हो? अगर तुम वातावरण के सामान्य हो जाओ, ठंडी में तुम ठंडा हो जाओ, गर्मी में तुम गर्म हो जाओ, तो तुम मर्द हो जाओगे। हमें तुम नहीं करना चाहिए, हम। अगर हम वातावरण के साथ साम्य अवस्था में आ जाए, वातावरण में ठंडे होगी तो हम ठंडे हो जाएंगे, वातावरण में गर्म होगी तो हम गर्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये कि हम मर चुके हैं बाबू भैया, हम मर चुके हैं। जी हाँ, मुर्दे जिस प्रकार वातावरण की तरफ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, इसी प्रकार हम भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारा शरीर वातावरण के साथ एक हो जाएगा और हम मट्टी से निकले, हम मट्टी में मिल जाएंगे। अगर हमें मट्टी में नहीं मिलना, हमें वातावरण से अपने आप को अलग रखना पड़ेगा, हमको एक जैसे अवस्था में रहना पड़ेगा। इसी को हम स्टडी स्टेट कहते हैं। चाहे बाहर ठंडी हो, गर्मी हो, हमें अपनी अवस्थाएं नहीं बदलनी। ये जीवन की स्टडी स्टेट है, और इसको बनाए रखने के लिए, ठंडी में भी गर्म रहने के लिए और गर्म में भी ठंडे रहने के लिए हमें चाहिए ऊर्जा की आवश्यकता है। आप सोचो तो गर्म रखने के लिए अपने आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती कि नहीं पड़ती? तो ये सब चीज़ों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बस एनसीईआरटी इसी बात कर रही है। आ जाओ थोड़े हम यहाँ देख लेते हैं क्या बातें कर रही है। यहाँ पे क्या कर रही है? स्टडी स्टेट हमने बात की कि ट्राइंग टू नॉट फॉल इन इक्विलिब्रियम साम्यावस्था, इन्वायरमेंट के साथ एक जैसा नहीं हो जाना। फॉर दैट वी नीड टू वर्क, हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, हमें भोजन करना पड़ेगा, हमें ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ेगी, हमें शरीर पे क्या करना है? ऊर्जा लगाना पड़ जाएगा। बट एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल, हम इक्विलिब्रियम के काम नहीं कर सकते। हम यहाँ काम कर सकते हैं, यहाँ वर्क होगा, यहाँ काम होगा स्टडी स्टेट में। जब हम शरीर को स्टडी साम्य अवस्था में रखेंगे, चाहे ठंडी हो गर्मी, हम एक समान बनाए रखेंगे तो हम काम कर पाएंगे। पर अगर हम साम्य अवस्था में है तो वहाँ कोई शरीर में कोई काम नहीं हो पाएगा। शरीर को साम्य अवस्था में रखने के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी कैन नेवर अचीव इक्विलिब्रियम। एक जीव कभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकता। अगर इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया तो मर गया, वो जीव नहीं है। आ जाओ, तो यही बातें को यहाँ पे एनसीईआरटी ने रखा है, तो हम इसी को रीड करेंगे और कुछ आनंद की अनुभूति करेंगे। आ जाओ, इस अवस्था में हाँ आप समझ चुके हैं कि जीवों में उनके अनुसार एक निश्चित सांद्रता में हजारों रासायनिक यौगिक मिलते हैं, जिन्हें उपापचय या जैव अणु कहते हैं। उदाहरणतः सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त शर्करा में 4.2 से 6.1 मिलीमोल क्या है? सामान्य व्यक्ति के रक्त में कितनी शर्करा होती है? चीनी होती है 4.2 से 6.1 मिलीमोल। क्या है मिलीमोल? कॉन्सेंट्रेशन है। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेंट में पढ़ोगे, वहाँ पे भी मोल पर लीटर था, वो भी कॉन्सेंट्रेशन ही है। जबकि हार्मोन की नैनोग्राम प्रति लीटर होती है। नैनोग्राम, हार्मोन बहुत ही छोटे अमाउंट में निकलती है, इसलिए हम उसे नैनोग्राम में ले रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि जैविक तंत्र में सभी जैव एक अस्थिर अवस्था में मिलते हैं। क्या है? सभी जैव क्या होते हैं? अस्थिर अवस्था। अस्थिर अवस्था यानी स्टडी स्टेट। क्या? अरे भाई स्टडी, ये स्टडी वाला स्टडी नहीं है, स्टडी स्टेट मिला के देखता हूँ कहीं गलत तो नहीं कर दिया। STEDY देखा,
स्टडी अवस्था मिलती है जिसे सभी जैव अणुओं की एक निश्चित मात्रा होती है। ये जैव अणु एक उपापचयी प्रभाव में होते हैं। कोई भी रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया स्वतः साम्य अवस्था को प्राप्त करती है। साम्य अवस्था एक स्थिर अवस्था होती है जिसे हम क्या करें देखो इसे कहते हैं साम्य अवस्था कहते हैं स्टडी। अस्थिर अवस्था देखो स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था कहते हैं स्टडी स्टेट। ऐसी स्थिर अवस्था को क्या कहते हैं साम्य अवस्था। ठीक है, साम्य अवस्था इसको कहते हैं स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट यानी ये स्थिर अवस्था होती है साम्य अवस्था। चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो आपका तापमान एक ही रहेगा। अगर तापमान में थोड़ा गड़बड़ हो गया आपको बुखार लग जाएगा। बुखार लग जाता है समझ जाते हो क्या होता है, कोई शरीर काम नहीं कर पाता। शरीर अवस्था एक असमावस्था होती है। शरीर क्या होती है? शरीर अवस्था एक असाम्यावस्था होती है। स्थिर अवस्था एक साम्य अवस्था है। इसका अर्थ क्या हुआ? स्थिर अवस्था साम्य अवस्था, असाम्य अवस्था साम्य अवस्था। साम्य अवस्था देखो साम्य अवस्था का मैंने यहाँ गलत मीनिंग निकाला है। अस्थिर अवस्था को स्टडी स्टेट ही कहते हैं, इसको ही स्टडी स्टेट कहते हैं। साम्य अवस्था का अर्थ होता है इक्विलिब्रियम मिस्टेक। इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था का मतलब होता है भौतिक प्रक्रियाएं क्या होती है स्वतः इक्विलिब्रियम का आने का प्रयास करती है। क्या होती है? इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन में आने का प्रयास करती है। अगर आप एक चट्टान को, पत्थर को एक पहाड़ के टीले पे जाकर छोड़ दो तो वो इक्विलिब्रियम में आने का प्रयास करती है। वो सोचती है ऐसी नीचे आ जाऊँ, वहाँ पे स्थिर होकर रह जाऊँ, वो ऐसी प्रयास करती है। अगर पानी ऊपर है तो नीचे झरने के रूप में बह जाती है। हर कोई स्थिर होना चाहता है प्रकृति में, हर कोई इक्विलिब्रियम पे रहना चाहता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका तापमान जो है बाहर का वो गर्म है और आपने फ्रिज का पानी निकाला जो कि ठंडा है, तो आपका जो ठंडा पानी है वो भी गर्म हो जाएगा, तापमान के बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। पर शरीर जो है वो स्थिर अवस्था है। अगर आपका तापमान अगर 40 डिग्री है तो 40 डिग्री ही रहेगा, स्थिर अवस्था है। जो क्या है? नॉन इक्विलिब्रियम, प्रकृति के साथ एक अवस्था में नहीं रहती। ठीक है, प्रकृति के साथ अगर प्रकृति गर्म हो गई तो वो गर्म नहीं हो जाएगी, अगर प्रकृति ठंडी हो जाए तो आपका शरीर का तापमान ठंडा नहीं हो जाएगा। तो हमारा शरीर क्या है? अस्थिर अवस्था में रहता है और वो नॉन इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ भी लिखा होगा, देखो नहीं, ट्राइंग टू नॉट फॉल इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में शरीर जाने का प्रयास नहीं करता, इक्विलिब्रियम अवॉइड करता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम शरीर अवॉइड करता है। ठीक है, भौतिक सिद्धांत के अनुसार कोई भी तंत्र साम्य अवस्था में कार्य नहीं कर सकता। देखो कोई भी तंत्र क्या कर सकता है? साम्य अवस्था में कार्य नहीं कर सकता। इक्विलिब्रियम में कोई कार्य नहीं हो सकता। आप ही बताओ, अगर पानी ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तब तो कार्य हो सकता है। हम बीच में पंखे लगा दें, उससे वाटर करंट से बिजली आ सकती है। पर पानी अगर आपके तालाब में इक्विलिब्रियम पे जमी हुई है, पानी अगर गड्ढे में कहीं तो आपके तालाब में इक्विलिब्रियम पे जमी हुई है तो आप उससे बिजली नहीं बना सकते। अगर कोई चीज़ ठंडा और गर्म के बीच में आप ऊर्जा का प्रभाव कर सकते हैं, पर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में आ गई तो आप ऊर्जा का प्रभाव नहीं कर सकते। ठीक है, तुमने क्या क्या कोई भी भौतिक कोई भी हमारा जो तंत्र है वो साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम में कार्य नहीं कर सकता। अगर कोई वस्तु आपकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे है तो आप उससे काइनेटिक एनर्जी नहीं ले सकते। पर अगर पोटेंशियल आपकी एनर्जी में डिफरेंस रहेगी, चाहे हीट में डिफरेंस हो या किसी भी चीज़ में डिफरेंस हो, तो आप उससे वर्क कर सकते हो। जैसे बैटरी में एक जगह पॉजिटिव होता है, एक जगह नेगेटिव होता है, तो वहाँ डिफरेंस है, अंतर है। अगर दोनों साम्यावस्था में आ गए, न्यूट्रल हो गए, तो आप वहाँ पे बैटरी से काम नहीं करवा सकते। वही बात यहाँ पे कह रही है। तो हम यहाँ पे इसे हाईलाइट कर देते हैं। हो सके आपको हिंदी में अगर इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो तो हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है,
तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है तो हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं। आ जाओ। जैसा कि जैव हमेशा कार्य करते हैं, उनमें कभी भी साम्यावस्था की स्थिति नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? जैव में कभी साम्यावस्था की स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि जैव को कार्य करना है। क्या हो सकता है? जैव को कार्य करना है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। जैसे बैटरी में एक असाम्यावस्था की स्थिति है तो वहाँ कार्य हो पाता है। इसी प्रकार जैव में और पर्यावरण में एक डिफरेंस होता है, तभी कार्य हो पाएंगे। अतः जैव अवस्था एक असाम्यावस्था जैव अवस्था एक असाम्य अवस्था है। क्या है? जैव अवस्था एक असाम्य अवस्था होती है और स्थायी अवस्था होती है। क्या हुआ है? जैव अवस्था एक असाम्य अस्थायी अवस्था जिसमें कार्य संपन्न होता है। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। जैव अवस्था क्या होती है? स्टेडी स्टेट। क्या है? एक असाम्य अवस्था, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। क्या है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट जिसमें कार्य हो सकते हैं। लिख दूं क्या? लिख दूं? आ जाओ, लिख ही देते हो। क्या होती है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। और इससे क्या हो पाता है? वर्क। आगे बढ़ो। जैव प्रक्रिया एक लगातार प्रयास है जिसमें साम अवस्था से बचा जा सके। हम क्या करते हैं? जैसे ठंडी में हम गर्म होने का प्रयास करते हैं, है ना, या फिर हम गर्मी में ठंडे होने का प्रयास करते हैं। हम प्रकृति के साथ एक होने से बचते हैं, साम अवस्था होने से बचते हैं। प्रकृति के साथ अगर हो लिए तो हमारा तो गया कांड। इसके लिए सदा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जाती है? हमको गर्म रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जाती है। उपापचय वो प्रक्रिया जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, मेटाबॉलिज्म की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब कई सारी जो हमारी जैव होते हैं वो ठंडे खून वाले होते हैं। मतलब अगर वो ठंडी आ गई तो अपने आप को गर्म नहीं रख सकते, तो वो क्या करते हैं? सो जाते हैं मट्टी के अंदर जाके, नहीं तो वो मारे जाएंगे। इसलिए वो मट्टी के अंदर उसको सो जाना पड़ता है और उसकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसकी ये मजबूरी है। अब गर्मी में भी सोना है, ठंडी में भी सोना है, एक बरसात का टाइम है तभी निकलना है। हालत ख़राब है भाई साहब का। अतः जीव अवस्था व उपापचय एक दूसरे के पर्यायवाची है। क्या है? जीव में जैव अवस्था व उपापचय क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची है। जैव अवस्था व उपापचय लिविंग और मेटाबॉलिज्म क्या है? पर्यायवाची है। बिना उपापचय के जीव अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। बिना उपापचय के जीव अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तुम लिविंग वर्ल्ड में समझ ही चुके हैं। तो यहाँ तक जो हमारा जो है हमारी जो है उपापचय है वो चल रही थी, और यहाँ पे हमारा उपापचय का जो टॉपिक्स है वो जो है समाप्त हो जाता है पूर्णतः। उसके बाद हम क्या करेंगे? एंजाइम करेंगे। एंजाइम में क्या क्या है? कुछ एंजाइम है, उनके आपके नाम दिए हैं। उसके बाद उसकी जो फंक्शन होती है वो कैसे होती है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं आगे पढ़ने को, आगे देखने को। और एंजाइम ख़त्म करने के बाद जो है हमारा ये ख़त्म हो जाता है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो इतना ही। आगे मिलते हैं अगले हमारे टॉपिक्स पे, एंजाइम पे। ठीक है, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।